हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनता है वो है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग को बताइए। जब हम जो सुविधाएं, जो सारी फैसिलिटी शहरों में होती हैं, वही सुविधाएं जब हम गांव में देते हैं तो हम उसे रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार गांव, जो रूरल एरियाज में जो गांव हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, मेडिकल, एकोमोडेशंस, पक्के घर और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जब वहाँ ओपन की जाती हैं और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो बच्चों इसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बताइए कि जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। बच्चों, गांव में जब हम लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होता है। ये एक प्रकार से रूरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा, लैंड रिफॉर्म करना और जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उन्हें ही एक्चुअल ओनर बनाना, इससे भी गांव में रूरल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ के लोकल रिसोर्सेज है उन्हें डेवलप करना रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ें डेवलप करना भी रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। जब गांव में गरीबी को हटाया जाता है और रोजगार जनरेट किए जाते हैं तो इसको भी हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए रूरल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंसी क्या है, उसका महत्व समझाइए। बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर में और गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, इसलिए गांव का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर गरीब लोग गांव में रहते हैं, इसलिए भी गांव को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है 3% पर एनम, इसलिए ज़रूरत है कि हम गांव को डेवलप करें। और गांव में जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए गांव के वेलफेयर के लिए, गांव के लोगों के भले के लिए गांव को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करेंगे रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट का मतलब है गांव में रहने वाले किसानों को क्रॉपिंग के लिए, फार्मिंग के लिए उधार देना। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है? जब क्रेडिट उधार दिया जाता है किसानों को एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट। किसानों को इनपुट्स खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, किसानों को पैसा चाहिए उधार, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, और जब क्रॉप्स जब तक रेडी ना हो तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए भी किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है। बात करेंगे रूरल क्रेडिट की। जो वर्ड क्रेडिट है उसका मतलब है विश्वास, फेथ। तो क्रेडिट जो है एक अरेंजमेंट है जो लेंडर के द्वारा किसानों को और जो उधार लेने वाले हैं उन्हें दिया जाता है, और वो जो बोरोवर है वो रिटर्न करने का आश्वासन देता है कि वो कल को पैसा लौटा देगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बताइए एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट है वो कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने पार्ट्स में कितने प्रकार का जो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट होता है। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बच्चों, जो इनपुट्स खरीदने के लिए, जैसे बीज है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है, इनको खरीदने के लिए भी किसान को पैसा चाहिए, और ये जो उधार है ये 1.5 साल तक के लिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं होती है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट जो है वो मशीनरी खरीदने के लिए, चार दीवारी करने के लिए और डिगिंग वेल्स, कुआं खुदवाने के लिए ये लोन लिया जाता है। ये लोन जो है 1 साल और 5 साल के बीच के लिए किसान लेते हैं। थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है एडिशनल लैंड खरीदने के लिए,
या ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया जाता है। इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 to 20 ईयर्स होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो रूरल क्रेडिट है, रूरल क्रेडिट वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए किसान को पैसा चाहिए, और जब तक क्रॉप्स रेडी ना हो जाए तब तक किसान को अपना घर चलाने के लिए, रूटीन खर्चे, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। क्रेडिट जो है एडिशनल लैंड खरीदने के लिए भी चाहिए, कुआं खुदवाने के लिए भी चाहिए, ट्यूबवेल खुदवाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। क्रेडिट जो है हमेशा मदद करता है एसएसआई का। यदि कोई गांव में एसएसआई खोलना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती है। जब क्रॉप फेलियर हो जाता है उस समय भी किसान को सर्वाइव रहने के लिए और अपना कंटिन्यू जो है कल्टीवेशन करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। क्रेडिट जो है किसान की मदद करता है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। क्रेडिट की ज़रूरत जो है किसानों को अपने फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए भी चाहिए। शादी और घर में कोई डेथ हो जाए या कोई रिलीजियस फंक्शन है, इसके लिए भी किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है। बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट। ये जो रूरल क्रेडिट है, जो किसान पैसा उधार लेते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पे उसके दो सोर्सेज हैं, एक है इनफॉर्मल सोर्सेज और दूसरा है फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज को हम नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं, और जो फॉर्मल है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। बात करेंगे सबसे पहले इनफॉर्मल सोर्सेज की, जिसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी कहते हैं क्रेडिट का। बच्चों इसमें आते हैं मनी लेंडर्स, जिनका काम होता है साहूकार जो उधार देते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड, ये सब जो है इनफॉर्मल सोर्सेस हैं क्रेडिट के। उसके बाद इनको जो है, ये जो सोर्सेस हैं इनफॉर्मल, इनको कोई भी सरकारी एजेंसी कंट्रोल नहीं करती है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये जो बोरोवर है उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज लेके। इनमें से कुछ जो है उधार लेने वालों का शोषण करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं। बोरोवर जो है इनके जाल में, कर्ज के जाल में फंस जाता है, और लेकिन फिर भी इनसे लोन लेना बड़ा आसान होता है, इसलिए लगभग 90% किसान इन्हीं एजेंसी से, ये जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, इन्हीं से पैसा उधार लेते हैं। बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, जिनको सरकार ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने जो है, जिनको कंट्रोल करना है, जिनको गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट में जो पैसा उधार देते हैं। तो यदि लोन जो है सरकार के द्वारा अरेंज किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसमें जो सोर्सेज आते हैं उसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहला है कॉमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक। कॉमर्शियल बैंकों का जो कंट्रीब्यूशन है पहले तो बहुत कम था, जब ये सारे बैंक जो है इंडिविजुअल और प्राइवेट थे, लेकिन जब से इन बैंकों को नेशनलाइज कर दिया तब से इनका कंट्रीब्यूशन 60% तक हो गया है। ये 100 में से 60 गाँव में जो किसान हैं उनको उधार देते हैं, और ये शॉर्ट टर्म जो लोन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। आज की डेट में एग्रीकल्चरल फाइनेंस का ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जो लोन प्रोवाइड करता है किसानों को। सर्कुलेशन में पहले ये 9% थे, पॉपुलेशन के 9% जो है लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये बढ़कर जो है 19%, जनसंख्या का 19% भाग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़ा हुआ है, जो इनको लोन देते हैं। लोन डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक हैं ये भी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए। किसान जो है अपना जमीन गिरवी रखवाकर इन बैंकों से लोन लेते हैं। एसएसआई खोलने के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए भी इनसे लोन लिया जाता है। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक गाँव में होते हैं। ये बैंक 2 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश किए गए थे। इनकी ब्रांचेज जो है गांव में खोली जाती हैं। ये बैंक भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए पैसा किसानों को देते हैं। अगर कोई किसान नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना चाहता है
तो उसके लिए भी ये पैसा देते हैं। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। ये गांव में रहने वाले लोगों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। पांचवा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। बच्चों, जैसे सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो गांव में और रूरल एरियाज में फाइनेंस करते हैं, पैसा उधार देते हैं, उन सबको कंट्रोल और उन सबको जो है फाइनेंस करता है नाबार्ड। नाबार्ड एक प्रकार से अपेक्स बैंक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 12 जुलाई को हुआ था। ये एक प्रकार से सभी इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं जो गांव में लोन देते हैं उनका एक अपेक्स बैंक है। सभी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरआर बैंक्स, इन सबको कंट्रोल करता है और जो भी रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करता है। ये उन सभी बैंकों को पैसा फाइनेंस करता है जो किसानों को एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग्स के लिए लोन देते हैं। बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की, तो समझते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है। बच्चों, स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी एफर्ट्स किसान को करने पड़ते हैं, जैसे असेंबलिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक्टिविटीज, सारे एफर्ट्स किसान करता है ताकि उसे मैक्सिमम प्राइस मिले। तो ये सब मार्केटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। बच्चों, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में उन सभी प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है जिनकी मदद से किसान को उसकी उपज का मैक्सिमम प्राइस मिलता है। और जो भी समस्याएं किसानों के द्वारा अब एक मैक्सिमम प्राइस, एक फेयर प्राइस लेने में जो भी समस्याएं आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन कौन सी समस्याएं आती, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रेस सेल। बच्चों, इन ऑर्डर टू पे ऑफ, अपने कर्जों को चुकाने के लिए किसान जो है कम रेट में अपने उपज को बेच देता है क्योंकि उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी जीरो होती है और उसने जो है उधार लिया हुआ होता है साहूकारों से। इसलिए ये सब बातें उसको फोर्स करती हैं कि वो लो प्राइस पे अपनी उपज को बेचे, उस पर प्रेशर होता है। दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, जो गरीब किसान होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इसलिए वो अपनी उपज को लोकल मार्केट में बेच देते हैं और वो शहरों तक अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाते। इस प्रकार उन्हें जो है उनकी उपज का जो प्राइस मिलता है वो बहुत ही लो मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। थर्ड पॉइंट है मिडिल मैन। किसान और कंज्यूमर के बीच में मिडिल मैन होते हैं, इसलिए भी किसान जो है लो प्राइस पे अपनी उपज को बेच देता है। मार्केट्स में भी बहुत प्रॉब्लम है। यदि किसान जो है मार्केट में अपनी उपज को बेचना चाहता है तो वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो धोखा करते हैं, कम तोलते हैं, या अपनी कैलकुलेशन जो है, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए भी किसान अपनी उपज को गाँव में ही कम रेट पे बेच देता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। किसानों के पास जो है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वो अपनी उपज को ओपन में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है जो कीड़े हैं वो उनकी उपज को ख़त्म कर देते हैं और रेनी वाटर से भी उनकी उपज जो है ख़त्म, बेकार हो जाती है। इसलिए उन्हें कम प्राइस पे जल्दी से जल्दी अपनी उपज को बेचना होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, कि बताइए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भारत में कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाए गए वो स्टेप थे, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सरकार ने रेगुलेटेड जो मार्केट्स हैं उनको ओपन किया। सरकार ने कुछ रेगुलेटेड मार्केट जो है देश में डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश किए। इन मार्केट में जो है जो भी चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी वो एक मार्केट कमेटी के कंट्रोल में रहती थी, और मार्केट कमेटी जो है उसके जो मेंबर्स हैं सरकार, किसान और जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई और उसी कमेटी के जो है कंट्रोल में जो भी रेट लिस्ट है वो रहता था। सरकार ने कुछ नियम बनाए। किसान यदि अपनी उपज के लिए अच्छा प्राइस पाना चाहते हैं
तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम वहाँ पे बनाए गए। तो ये एक प्रकार से नियमित मार्केट थी। दूसरा, स्टेट ट्रेड, सरकार का व्यापार। इसका मतलब है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल तैयार होने के बाद सरकार ने क्या किया कि जो समस्याएं हैं ट्रांसपोर्ट की, मिडिलमैन की और मेजरमैन की समस्याएं, उनको दूर करने के लिए गांव के एरियाज में कुछ सेंटर सेटअप किए जहां पे सरकार ने डायरेक्टली किसानों से उनकी उपज को खरीदा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, सरकार ने बीज बोने से पहले ही किसानों को एक रेट लिस्ट प्रोवाइड किया। हार्वेस्टिंग के समय यदि मार्केट प्राइस कम है तो सभी किसान जो है अपनी उपज को सरकार को बेच सकते थे एमएसपी रेट पे, और सरकार जो है उनके क्रॉप्स को खरीद लेगी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज ओपन की गई। किसानों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और अपनी उपज को मिलकर बेचा ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सकें। और किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसने सारे प्रोडक्ट कलेक्ट करके अच्छे दाम पर, जहां प्रॉफिट, जिस मार्केट में उन्हें अच्छा प्राइस मिले उस मार्केट में प्रॉफिट पे शहरों में अपनी उपज को बेचा। फैसिलिटीज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की फैसिलिटीज, फाइनेंस रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज हैं वो किसानों को दी गई सरकार के द्वारा ताकि जो है किसानों के ऊपर लोन का एक्सेस प्रेशर ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, फैसिलिटी जो है सरकार ने डेवलप की। सरकार ने वो सारे कदम उठाए और पक्की सड़कें बनाई, वेयर हाउसेस बनाए और सारे जो है स्टोरेज बनाए जिससे कि किसान अपनी उपज को जो है वहाँ बचाएं, संभाल के रखें। 7 पॉइंट है स्टोरेज फैसिलिटीज। सरकार ने बहुत सारे पेस्ट फ्री, वेदर प्रूफ स्टोरेज फैसिलिटीज जो है सेटअप किए किसानों के लिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सके। सम मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, कुछ बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में उन्होंने भी एंट्री करी और किसानों के साथ एग्रीमेंट किया। उन्होंने किसानों को कुछ फसल उगाने के लिए कहा और उन्हें एडवांस में पैसे भी दिए, उन्हें बीज दिए, फर्टिलाइजर दिया और बाद में उनकी उस उपज को खरीद लिया। किसानों की मार्केट, फार्मर मार्केट, कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु है, इनमें सरकार ने किसानों के लिए मार्केट जो है, किसानों की अपनी खुद की मार्केट सेटअप की जिसमें किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को अपनी उपज को बेच सकते थे, मिडिल मैन जो है उसमें नहीं होते थे। तो किसानों के लिए किसानों ने भी अपनी मार्केट खोली खुद की जहां वो डायरेक्टली कंज्यूमर को चीजें बेचते थे। बात करेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की। तो बच्चों हम बात करेंगे न्यू टॉपिक, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है हम समझेंगे। तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब एक ही खेत में जब एक ही खेत में बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है और खेती के अलावा किसान कोई दूसरा काम भी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे सेरीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। फार्मिंग जो है बहुत प्रॉफिट वाला हो जाता है और कम रिस्की होता है जब किसान फार्मिंग के साथ साथ दूसरे काम भी करता है या फिर एक ही खेत में एक फसल के अलावा और फसलें भी उगाता है। और इस टाइप की फार्मिंग करने से जो बेनिफिट है उससे ये बेनिफिट मिलता है कि जो किसान गरीब हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है। अभी भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे किसान जो है गरीब हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनकी गरीबी भी कम हो सकती है यदि किसान जो है फार्मिंग के अलावा कुछ और काम भी करे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करे, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग। इनको समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती करना। तो जब एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है तो उसे बच्चों कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इससे जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है
क्योंकि एक ही फसल को लंबे समय तक उगाने से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सेकंड है एनिमल हजबेंड्री। बच्चों एनिमल हजबेंड्री जो है उसमें जानवर पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं। इससे किसान की जो इनकम है वो एक स्टेबल इनकम हो जाती है। और एनिमल्स जो है किसान की मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस में और एग्रीकल्चरल वर्क करने में भी। जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, वो उसकी मदद करते हैं। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। इससे फूड स्टेबिलिटी बनी रहती है और किसान को जो फ्यूल है उसकी उसकी भी जो है उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। बहुत सारे किसान एनिमल हस्बेंड्री से अच्छा पैसा कमाते हैं और जो एनिमल का जो वेस्ट है उसको भी एज ए मैन्योर यूज किया जा सकता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। जब दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, जब एनिमल हस्बेंड्री का जो रिजल्ट निकला जिसमें किसानों ने फार्मिंग के अलावा जो कैटल्स हैं, पशु, उन्हें पाला, तो उससे दूध का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ, जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशंस कहते हैं। फॉरेस्ट्री, वन विभाग। साइंटिफिक यूटिलाइजेशन, जो जंगल है और जो जंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं उन सबको अगर हम साइंटिफिक तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो उसे फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये भी किसानों की एडिशनल इनकम को जो है क्रिएट करने में हेल्प करता है। और जो भी किसान या जो भी गांव जंगल के नज़दीक हैं वहाँ पे किसान फॉरेस्ट्री के थ्रू भी अपनी एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म, वो पाले जाते हैं और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। इससे भी किसानों को एडिशनल इनकम मिलती है और इससे जो है गांव में गरीबी कम होती है। यह अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो कल्टीवेशंस है वो फ्रूट्स की, फलों की और जो फूल हैं उनकी क्रॉपिंग, उनकी फार्मिंग की जाती है। और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियां और जो मसाले हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शंस होता है बच्चों, उसका 1/3 हॉर्टिकल्चर से ही प्रोड्यूस होता है। भारत में जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूशन है इसका। आज की डेट में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जो हॉर्टिकल्चर, फल, जड़ी बूटियां और जो फ्लावर्स है उन्हें प्रोड्यूस करती है। इससे किसानों की अच्छी खासी इनकम होती है। जब भारी मात्रा में हॉर्टिकल्चर में काफ़ी मात्रा में जब फूलों को उगाया गया और ज़्यादा मात्रा में फल फूल जो है प्रोड्यूस हुए, तो उसे हम कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की कि बताइए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बच्चों नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है लैंड पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर है उसे कम करती है। गांव में जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनको जो है इस एक्टिविटीज़ में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज किया जा सकता है। ये इससे जो है किसान को काफ़ी मदद मिलती है एडिशनल इनकम जनरेट करने में और वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और अपनी गरीबी को भी वो कम कर सकता है। किसान जो है अपने आप को जब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं जब सीजन ऑफ होता है। इस प्रकार जो है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो वाली प्रॉब्लम भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को करके सॉर्ट आउट हो सकती है। और यदि किसान का क्रॉप फेलियर हो गया है तो उस समय भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ उसको जो है ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बताइए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। भारत में ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो है मानसून पे डिपेंड करता है और इस प्रकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर एक अनसर्टेन है। तो डाइवर्सिफिकेशन किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। और रबी सीजन के समय जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और उस समय बेरोजगारी पैदा हो जाती है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप करके जो है ये जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसे कम किया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। बताइए जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर जो फिशिंग फैमिलीज हैं वो गरीब होती हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। उनमें से बहुत सारे इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और वो दूसरे जॉब में शिफ्ट भी नहीं होना चाहते। और उनमें से बहुत सारे कर्ज के जाल में
बंधे हुए होते हैं। और कभी कभी जब मौसम खराब हो जाता है तो उनकी इनकम पर और उन पर बहुत बुरा बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो खराब मौसम में मछलियां नहीं पकड़ पाती। डाइवर्सिफिकेशन उन लोगों की काफ़ी मदद करेगा और इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में मदद करता है। डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करके किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज कर सकता है। तो बच्चों, जब किसानों को कहा, जब जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनको कहा गया कि वो गाँव में तालाब बनाए गए सरकार के द्वारा और उस तालाब में उन्होंने मछलियाँ जो है पाली, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिला और इस प्रकार काफ़ी मात्रा में मछलियों का प्रोडक्शन हुआ, तो उसे कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बताइए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे जो है फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो इंटरनेट है वो काफ़ी मदद करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में और आज के युग में फूड सिक्योरिटी कि कोई भी पर्सन भूख से ना मरे। सरकार ने फूड इनसिक्योरिटी का पता चलता है सरकार को कि कहाँ पे जो है लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पता चलता है कि कहाँ पे जो है फूड का अभाव है और लोग भूख से मर रहे हैं, तो वहाँ सरकार हेल्प करती है। आईटी जो है उसका यूज किया जा सकता है नई नई जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में जानकारी देने में किसानों को टेक्नोलॉजी जो है। और आईटी जो है गांव के एरियाज में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है।